हेलो एवरीवन। मून लवर्स के आखिरी एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोगों का मेरे चैनल को सपोर्ट करने पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। और मैं मून लवर सीरीज़ के बाद कौन सी सीरीज़ एक्सप्लेन करूं, आप ये मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने अभी एक वोटिंग पोल किया था जिसमें मुझे कमेंट्स आए थे कि वो कुछ और सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं। इसलिए मैं एक और बार वोटिंग पोल डालूंगी जिस आप मुझे बताएगा कि मैं कौन सी सीरीज़ की एक्सप्लेन करूँ। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई करती हूँ। और साथ साथ ये मेरे वीडियोस का रीच बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। तो इसी के साथ ही मून लवर सीरीज़ के आखिरी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि सू ने महल को छोड़ दिया था और वो 14 मिस जंग के साथ आ गई थी और उसने 14 मिस जंग से शादी कर ली थी ताकि वो महल को छोड़ सके। 14 मिस जंग और सू की शादी तो हो गई थी, लेकिन 14 मिस जंग और सू एक दूसरे के अच्छे दोस्त ही थे। 14 मिस जंग सू को थैंक यू कहता है उससे शादी करने के लिए और वो उसे उसका हेयर पिन भी रिटर्न कर देता है। 14 मिस जंग फिर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और सू भी उसके साथ होती है। लेकिन जब ही 14 मिस जंग नोटिस करता है कि उन्हें दूर से कोई देख रहा है और उन पर नज़र रख रहा है, इसे 14 मिस जंग सू को अंदर ले जाता है। फिर सू को डॉक्टर देखने आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि सू प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो महल छोड़ के यहाँ पे जंग के साथ आ गई थी। लेकिन डॉक्टर से कहता है कि उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, उसने पहले जैसे कहा था, अगर उसने अभी भी बच्चा रखा तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन सू कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं अभी भी बच्चा रखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ वांगसो को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि सू और 14 मिस जंग पे नज़र रखने वाला आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि वांगसो ने ही भेजा था, ताकि वो पता लगा सके कि सू वहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि 14 मिस जंग और सू एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद 14 मिस जंग और सू सच में ही एक दूसरे को पति पत्नी मानने लगे हैं। लेकिन हमें पता है कि ऐसा कुछ था नहीं। सू फिर बाहर बैठे वांगसो की तस्वीर देख रही होती है, तभी उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पे वांगसो भी था जो सू को दूर से देख रहा होता है और वो सू के पास जा ही रहा होता है। तभी वहाँ 14 मिस जंग आ जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और अंदर ले जाता है, इसलिए वांगसो वहीं रुक जाता है और वहाँ से वापस चला जाता है। सू की तबीयत ख़राब होती है, इसलिए 14 मिस जंग उसी के साथ उसके कमरे में रुक जाता है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ बात ही कर रहे होते हैं। लेकिन वांगसो बाहर खड़ा हुआ उसके कमरे को देख रहा होता है और उसे लगता है कि 14 मिस जंग और सू एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं और एक ही कमरे में रहते हैं, इसलिए वो गुस्से में आके वहाँ से चला जाता है बिना सू को मिले। वांगसो भी जिमोंग को कहता है कि आज के बाद उसे सू के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सू क्या कर रही है क्या नहीं। जिससे हम देखते हैं कि सू हमेशा वांगसो के ख्यालों में खोई रहती थी और हमेशा उसी को याद करती रहती थी। और ऐसे ही 9 महीने का वक्त निकल जाता है और सू एक बेटी को जन्म देती है। जंग बोलता है कि इस बात का किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए और सबको यही लगना चाहिए कि सू का बच्चा नहीं बचा और वो मरा हुआ पैदा हुआ था, ताकि सू के बच्चे की जान बच सके। सू फिर 14 मिस जंग को एक लेटर देती है वांगसो को भेजने के लिए, जिससे 14 मिस जंग उससे कहता है कि क्या तुम उसे उसकी बेटी के बारे में बताना चाहती हो। जिस पर सू कहती है कि नहीं, मैं बस उससे मिलना चाहती हूँ। 14 मिस जंग जब लेटर भेज रहा होता है तो उसके बाहर के कवर में वो उसका नाम लिख देता है और वो वांगसो को भेज देता है। दूसरी तरफ सू वांगसो का ही इंतज़ार कर रही होती है और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। वांगसो के पास फिर 14 मिस जंग का लेटर पहुंचता है, लेकिन उसके बाहर के कवर में जंग का नाम लिखा था, तो वांगसो को लगता है कि ये उसने भेजा है ताकि उसको बुरा भला कह सके। लेकिन वांगसो को नहीं पता था कि इसके अंदर हेसू का लेटर है और वो उस लेटर को नहीं देखता और साइड में फेंक देता है। सू वांगसो का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वांगसो की कोई भी खबर नहीं आती। इसे 14 मिस जंग को कहती है कि वो किसी को भेज के वांगसो को बुला लाए, जिससे 14 मिस जंग कहता है कि उसने ऑलरेडी लेटर भेज दिया है। इसे सू को लगता है कि क्या वांगसो उससे इतनी नफरत करता है कि वो उसे मिलना भी नहीं आना चाहता। तो 14 मिस जंग कहता है कि शायद उसे वो लेटर नहीं मिला होगा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे फिर से बुला लूँगा। वो ये सू का दिल रखने को कह रहा होता है और वो सू को ये भी कहता है कि उसने उसके एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिशियन बुलाया है
ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे। 14 मिस जंग फिर म्यूजिशियन को बोलता है कि वो उसके सबसे बेस्ट गाना गाए, जिससे वो म्यूजिशियन 14 मिस जंग को कहती है कि एक गाना है जिसे किंग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और लोग कहते हैं कि इसी गाने की वजह से उन्हें एक कोर्ट लेडी से प्यार हो गया था। क्या वो गाना सुनना चाहते हैं? और हमें पता है कि वो कोर्ट लेडी और कोई नहीं बल्कि सू ही थी, जिससे वांगसो प्यार करता है। सू उसे कहती है कि वो गाना गा सकती है, और वो म्यूजिशियन गाना गाना शुरू करती है। और ये गाना वही गाना था जो सू ने गाया था 10th प्रिंस के बर्थडे पे, और सारे प्रिंस उसके गाना को सुन रहे थे। और यही मोमेंट पे वांगसो को भी उससे प्यार हुआ था, और सू वो सारे पल याद करने लग जाती है जहाँ सारे लोग खुश थे, सारे राजकुमार एक साथ थे, और कोई भी उस टाइम किसी से नफरत नहीं करता था। और सू आखिरी बार वांगसो के साथ बिताए सारे पल याद करती है, कैसे वो लोग एक साथ थे, कैसे वो एक दूसरे से मिले थे, और कैसे एक दूसरे के साथ। और सू याद करती है कि वांगसो ने उससे कहा था कि वो उसकी लाइफ को अपनी लाइफ की तरह मानेगा और हमेशा उसकी प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अभी सब कुछ बदल चुका है, वो दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, और वांगसो उससे मिलने भी नहीं आया। सू 14 प्रिंस को उसके बदले उसकी बेटी की रक्षा करने को कहती है, और कहती है कि वो उसकी बेटी को कभी भी महल में ना जाने दे, जिसे 14 प्रिंस जंग कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। इस पर सू कहती है कि वांगसो नहीं आएगा। 14 प्रिंस जंग फिर सू को पूछता है कि अगले जन्म में क्या वो उसे याद रखेगी, जिसे सू कहती है कि वो किसी को भी याद नहीं रखना चाहती, वो सबको भूलना चाहती है, चाहे वो सपना ही क्यों ना हो, वो सबको भूलना चाहती है, और वो फिर से हर्ट नहीं होना चाहती है। और इसी के साथ ही 14 मिस जंग की बाहों में सू अपना दम तोड़ देती है, और आखिरी बार वांगसो और सू एक दूसरे को मिल भी नहीं पाते हैं। जिससे वांगसो को पता चलता है कि सू अब नहीं रही। ये सुन के वांगसो टूट जाता है और कहता है कि सू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे इतनी नफरत नहीं कर सकती कि वो मुझसे बिना मिले चली जाए। इस पर जिमोंग कहता है कि शायद जो लेटर्स तुम्हारे पास आ रहे थे वो जंग नहीं बल्कि सू ही भेज रही थी। और वांगसो सारे लेटर्स को देखने लग जाता है, और कवर के अंदर सू के ही लेटर्स थे, और जो वांगसो ने नहीं पढ़े सू के जीते जी। वांगसो फिर सू के लेटर्स पढ़ने लग जाता है, जिस पर सू से कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं किसी और को प्यार करती हूँ और तुमसे नहीं करती हूँ? क्या तुम्हें अभी भी ये गलत फहमी है और तुम मुझसे नफरत करते हो? लेकिन मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में और कोई नहीं है, बल्कि तुम ही हो। मैं तुमसे ही प्यार करती थी हमेशा से। जब मैं अकेली थी, जब मेरे को सबने छोड़ दिया था और मैं बारिश में भीग रही थी, तब तुम ही आए थे और तुमने ही मुझे बचाया था। जब मुझ पे तीर चलाया गया था, तभी तुम तीर के सामने आ गए थे और तुम्हें चोट लगी थी, तुमने मुझे बचाया था। इन सारी चीज़ों की वजह से मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हें ही याद करती हूँ, तुम्हारे ही आने का इंतज़ार करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच इतनी सारी गलत फहमियाँ बढ़ जाएं, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था ताकि हम एक दूसरे को नफरत ना करें। शायद दूरी से ही हम एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। ये सब पढ़ के वांगसो फिर सू से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। 14 मिस जंग सू की राह के पास बैठा होता है, तभी वहाँ पे 3rd मिस बेका भी आता है। 14 मिस जंग बेका को एक लेटर देता है जो कि सू ने लिखा था। वांगसो फिर आता है, सू को हर जगह ढूंढने लगता है, जिसे 14 मिस जंग उससे कहता है कि अब तुम क्यों आए हो सू के जाने के बाद? जब उसने तुम्हें बुलाया था आखिरी बार देखने के लिए, तब तो तुम नहीं आए, अब क्यों इतना दुख का दिखावा कर रहे हो? इस पर वांगसो कहता है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुमने जो लेटर भेजे थे उसमें तुम्हारा नाम लिखा था, इसलिए मैं सू के लेटर पढ़ नहीं पाया। जिसे 14 मिस जंग कहता है कि तुम्हारे पास और भी जरिए थे, मुझे पता है कि तुमने किसी को रखा था मुझ पर नज़र रखने को, वो तुम्हें सारी खबरें मिलती रहती थी, तो तुम्हें ये नहीं पता चला कि सू की तबीयत कितनी ख़राब है? इसे रखा था ज़रूर उसमें नज़र रखने के लिए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि 14 मिस जंग और सू एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और एक ही कमरे में रहते हैं, तब वांगसो ने सू के बारे में खबर लेनी बंद कर दी और उसे सू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वांगसो फिर सू की अस्थियाँ लेके जा रहा होता है, तभी 14 मिस जंग उसे रोक लेता है और कहता है कि वो मेरी बीवी थी, तुम उसकी अस्थियाँ लेके नहीं जा सकते। लेकिन 3rd मिस बेका जंग को रोक लेता है और कहता है कि शायद वो तुम्हारी बीवी क्यों ना थी, लेकिन तुम्हें भी पता है कि सू किससे प्यार करती थी, वो हमेशा से वांगसो की थी, तो इसलिए तुम उसकी अस्थियों को वांगसो के साथ जाने दो। और वांगसो उसकी अस्थियाँ लेके वहाँ से चला जाता है। बेका फिर जंग को कहता है कि सू हमेशा हम भाइयों के बीच पिसती रही है, उसे हम भाइयों की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, इसलिए उसके मरने के बाद तो तुम उसे दुखी मत करो और तुम वांगसो के साथ अपना गुस्सा भी भूल जाओ, उसे इतनी नफरत ना करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद सू खुश हो जाए। जंग फिर सू का हेयरपिन को लेकर रोने लग जाता है
और बेका को पता चल जाता है कि जंग सू को दोस्त की तरह नहीं बल्कि उसे सच में प्यार करता था, इसलिए वो सू को महल से लेके आया था ताकि वो उसे बचा सके और हमेशा से उससे ही प्यार करता है। दूसरी तरफ वांगसो सू की अस्थियाँ लेके उसी के बारे में सोच रहा होता है और उसके साथ बिताए हर पल को याद कर रहा होता है। फिर कुछ टाइम बीत जाता है और हमें 9th प्रिंस वॉन को दिखाया जाता है। 13 मिस बेका उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि सू की आखिरी इच्छा थी और उसने मुझे कहा था कि चायरूंग का लेटर मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँ, और वो चायरूंग का लेटर 9th प्रिंस को दे देता है। 9th प्रिंस फिर उस लेटर को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि चायरूंग उससे कितना प्यार करती थी और उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता है कि उसकी वजह से उसकी जान गई थी, क्योंकि वो महल छोड़ के जाना चाहती थी उसके साथ रहने के लिए, लेकिन उसी ने उसे फोर्स किया था महल में रहने के लिए। और वो चायरूंग को याद करके काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और उसने पिछले राजा को मारने की कोशिश भी की थी, ये पता चल जाता है, जिसके कारण उसको मौत की सज़ा दे दी जाती है और इसके साथ साथ 9th प्रिंस वॉन की भी जान चली जाती है। 13 मिस बेका जब रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसे एक बच्ची दिखती है और वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम 8th प्रिंस की बेटी हो ना, जिस पे वो कहती है हाँ, जिस पे 13 मिस बेका कहता है कि तो मैं तुम्हारा अंकल हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ, जिस पे 8th प्रिंस की बेटी कहती है कि तुम तो मुझे कोई म्यूजिशियन लग रहे हो, तुम बिल्कुल मेरे अंकल जैसे नहीं लग रहे हो, जिस पे बेका कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल ही हूँ और वो उससे उसका नाम पूछता है, जिस पे 8th प्रिंस की बेटी कहती है कि उसका नाम बॉक्सू है और उसे याद आता है कि वही ने भी उसका नाम बॉक्सू बताया था जब वो उससे पहली बार मिला था। और 8th प्रिंस की बेटी के पास एक लॉकेट भी होता है जो कि वही का था और उसे देख के 13 मिस बेका को वही की याद आ जाती है जब वो दोनों आखिरी बार एक साथ थे और वही ने उससे कहा था कि वही उसका एक लौता प्यार है, वो उसे कभी नहीं भूलेगी। तभी वहाँ 8th प्रिंस आ जाता है। फिर 13 प्रिंस और 8th प्रिंस एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। 8th प्रिंस फिर पूछता है कि तुमने अभी तक शादी नहीं की और तुम अभी तक ऐसे ही घूमते रहते हो, इस पर 13 मिस बेका कहता है कि मेरे को अभी शादी करने का कोई मन नहीं है, मैं बस अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना चाहता हूँ। 8th प्रिंस फिर पूछता है कि वांगसो अभी क्या कर रहा है, मैंने सुना है कि वो अभी सिर्फ किताबों में अपना टाइम बिताता है और उसने तलवार चलाना छोड़ दिया है। 13 मिस बेका बोलता है कि तुम अभी भी महल की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो, इस पर 8th प्रिंस कहता है कि मुझे देखना है कि वांगसो कैसा राजा बनता है। गोरियों की हिस्ट्री में वांगसो सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा है। 8th प्रिंस फिर खांसने लग जाता है और हम देख सकते हैं कि 8th प्रिंस की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और शायद वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। 13 मिस बेका पूछता है कि क्या तुम अभी भी सू को याद करते हो, जिस पे 8th प्रिंस कहता है कि मुझे नहीं पता। 8th प्रिंस कहता है कि मैं हमेशा अपना दिल देता था, लेकिन मैं हमेशा कोई ना कोई गलती कर बैठता था और इसलिए मुझे इतना सफ़र होना पड़ रहा है आज। और वो अपनी पहली बीवी म्योंगी के बारे में सोचता है कि उसने उसको भी हर्ट किया था और उसके जीते जी नहीं कह पाया था कि उससे कितना प्यार करता है, और सू के साथ भी उसने वही किया और शायद उसकी वजह से वो आज वो इतना सफ़र कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि 8th प्रिंस की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिर हमें प्रिंसेस स्यानवा को दिखाया जाता है कि जो अभी रानी बन चुकी है और वो वांगसो के पास आती है और कहती है कि वो अपने ही बेटे के जन्मदिन में क्यों नहीं आया, क्या वो उसके बेटे से इतनी नफरत करता है। उसने अपने सारे भाई भतीजों को दूर कर दिया है ताकि वो ही राजा बन सके और कोई भी उसको राजा के पद से हटा ना सके, लेकिन वो उसका बेटा है और वो उस पर भी ट्रस्ट नहीं करता और उसे भी अपने कंपटीशन के तौर पे देखता है, जिसकी वजह से वांगसो का बेटा उससे काफ़ी ज़्यादा डरता है। जिस पे वांगसो बोलता है कि मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता है, एक ना एक दिन तुम और तुम्हारा बेटा मेरे पीछे भी आओगे और मुझे राजा के पद से हटाने की कोशिश करोगे, इसलिए तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें अगर रानी बनना है तो तुम बनी रह सकती हो, लेकिन तुम मेरे रास्ते में मत आओ। इस पर रानी ओनवा कहती है कि मुझे पता है कि तुम अभी तक सू को नहीं भूले हो, वो इक्वलिटी पे बिलीव करती थी, इसलिए तुमने स्लेवरी को हटा दिया है और सबको एक तरह का दर्जा दे दिया है, और कब तक तुम सू की यादों में से खोए रहोगे। इस पर वांगसो कहता है कि तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारे कुछ कहने से कुछ नहीं बदलने वाला है। इसलिए प्रिंसेस यानो वांगसो को कहती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि सू ने तुम्हें क्यों छोड़ा था, शायद उसने तुम्हारा चेहरा पहले ही देख लिया था। वांगसो फिर उसी जगह खड़ा होता है जहाँ वो और सू एक दूसरे को मिला करते थे और पूजा करने आया करते थे। तभी वहाँ पे एक बच्ची आती है और वांगसो से टकरा जाती है और सू की तरह ही एक्टिंग करने लग जाती है कि उसे चोट लगी है। इस पर वांगसो कहता है कि तुम मुझसे टकराई हो, मैं तुमसे नहीं टकराया हूँ।
और वांगसो को ये कह के सू की याद आ जाती है जब वो उसे टकराई थी और उसने भी ऐसे ही किया था। इसलिए वो उस बच्ची से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ 40 में जंग आ जाता है और वो बच्ची उसके पास चली जाती है और उसे पापा कह के बुलाती है। वांगसो फिर 40 में जंग से पूछता है कि मैंने तुम्हें सज़ा दी थी कि तुम कभी महल में नहीं आ सकते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे 40 में जंग कहता है कि आज सू के डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए वो यहाँ पे आया था, लेकिन शायद उसने गलती कर दी, वो नहीं आएगा और वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगसो से रोकता है और पूछता है बेटी है, ताकि उसकी जान बची रह सके और वो महल से दूर रहे। वांगसो लेकिन जंग को रोक लेता है क्योंकि वो उस बच्ची के बालों में वही हेयरपिन देखता है जो सू लगाती थी और वो हेयरपिन वांगसो ने उसे दी थी। इसलिए वो जंग को उस बच्ची को महल में छोड़ के जाने को कहता है, लेकिन जंग कहता है कि मैं उस बच्ची को नहीं छोड़ सकता, अगर आपको ये बच्ची चाहिए तो आपको मेरी जान लेनी होगी। यही बच्ची रीज़न थी जिसकी वजह से सू ने महल छोड़ा था। ये महल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे पे कोई भी आँच आए, इसलिए उसने महल छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मरते वक्त भी सू को इसी बात का डर था कि उसकी बेटी को कोई भी हार्म ना हो और वो हमेशा सही रहे। वांगसो को भी 40 में जंग की बात सुन के ये रियलाइज़ हो जाता है कि शायद कि सू को ये डर था कि वांगसो उसके बच्चे को ही उसके कंपटीशन के तौर पे ना देखने लग जाए और उसके बच्चे पे कोई आँच ना आ जाए इसके वजह से, इसलिए वो महल छोड़ के चली गई थी और उसके बच्चे का महल से दूर रहना ही अच्छा रहेगा ताकि उसकी जान बची रह सके। इसलिए वांगसो 40 में जंग की सज़ा को माफ़ कर देता है और कहता है कि वो कभी भी महल में आ जा सकता है और उस बच्ची को 40 में जंग के साथ ही भेज देता है। फिर हमें जिमोंग को दिखाया जाता है जो वांगसो के पास आता है और कहता है कि वो महल से दूर जाना चाहता है, उसका महल में काम ख़त्म हो चुका है अभी। इस पे वांगसो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम हमेशा राजा को सर्व करोगे और तुम कभी भी राजा को छोड़ के नहीं जाओगे और मैं तुम्हारा राजा हूँ। इस पर जिमोंग कहता है कि मेरा बस एक ही राजा था, क्राउन प्रिंस मू था, अब वो जा चुका है। और जिमोंग उसे ये भी कहता है कि सू शायद इस वर्ल्ड की नहीं थी, वो किसी और वर्ल्ड से आई थी, इसलिए उसे भी सू को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो उसके पास नहीं जा सकता, ना उसे वो कभी मिल सकती है, वो हमेशा के लिए जा चुकी है और इसका अंदाज़ा तुम्हें भी होगा ही। जिमोंग फिर वहाँ से चला जाता है और सारे राजकुमारों को एक आखिरी बार याद करता है कैसे वो खुश रहा करते थे एक साथ। और अंत में वांगसो पूरे महल में अकेला रह जाता है। वो राजा तो बन गया लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं होता, सारे राजकुमार जा चुके थे, बेका ने भी उसे छोड़ दिया था, जिमोंग भी जा चुका था और साथ में सू भी जा चुकी थी, रह गया था बस अकेला वांगसो। तभी वहाँ पे सूर्य ग्रहण होता है जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था जब सू 21वीं सेंचुरी से गोरियों में पहुँच गई थी पानी में डूबने की वजह से। और हमें उसी वक्त के सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, कैसे सू पानी में डूब गई थी और कैसे सूर्य ग्रहण हुआ था और वांगसो आया था। और तभी सू की आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि सू वापस गोरियों से 21वीं सेंचुरी में पहुंच चुकी है और उसकी जान भी बच गई और उसके आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन सू पुराना सब कुछ भूल चुकी थी जो कि गोरियों में हुआ है और उसे ऐसा लग रहा था कि जो भी उसने देखा है वो सिर्फ एक सपना था। सू फिर अपने काम पे जाती है जहाँ की गोरियो डायनेस्टी के सारे सामान की बिक्री हो रही थी और वो उन्हें बेचने का काम करती है। वो अपने दोस्त को बताती है कि उसे एक सपना बार बार आता है जहाँ उसे एक आदमी दिखता है जिसके चेहरे पे एक स्कार था और वो पुराने कपड़े पहने हुआ था, जिस पे उसकी दोस्त कहती है कि ये शायद इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम पानी में डूब गई थी और तुम्हें 1 साल बाद होश आया था, शायद इसके वजह से ही तुम्हें सपने आ रहे हैं। जिस पे सू मन ही मन सोच रही होती है कि उसे एक ही आदमी का सपना बार बार क्यों आता है और उसके बाद उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सू फिर ये सोच ही रहती है तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसकी शक्ल बिल्कुल जिमोंग की तरह थी और वो सू का नाम पढ़ता है जो कि 21वीं सेंचुरी में था गो हाजिन। और वो कहता है कि गोरियो डायनेस्टी में गो को हे बोला जाता था और हम जानते हैं कि गोरियो डायनेस्टी में उसका नाम हेसू था। सू कहती है कि शायद ये इत्तेफाक है और हम गोरियो डायनेस्टी का ही सामान ही बेच रहे हैं। इस पे जिमोंग की शक्ल वाला आदमी कहता है कि कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती, बस चीज़ें एक दूसरे के सही जगह पे पहुंच गई है। सू फिर उस आदमी को गोरियों के ज़माने का मेकअप दिखा रही होती है और सामान दिखाते हुए उससे गोरियो डायनेस्टी की चीज़ें याद आने लग जाती है और उसे वांगसो 30 बेका की बातें याद आने लगती है और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए उसकी दोस्त उससे वहाँ से जाने को कह देती है। सू फिर वापस जा रही होती है तभी उसे गोरियो डायनेस्टी की पेंटिंग दिखाई देती है। सू फिर उन पेंटिंग को देखती है और उसे वही सारी पेंटिंग दिखाई देती हैं जो कि उसने सपने में देखी थी
उसे वांसो की वही पेंटिंग दिखती है जिसमें वो बारिश में खड़ा था और उससे वही सपना आया करता था। वो किंग तेजो बाकी राजकुमारों की भी पेंटिंग देखती है जो कि उसे सपने में आया करते थे और उसे समझ में आ जाता है कि जो भी वो देखा करती थी वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी, वो सब उसके साथ असली में हुआ था। और अंत में सू वांगसो की पेंटिंग देखती है और उसे सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जो वो भूल चुकी थी। लेकिन इस बार वांगसो की पेंटिंग के नीचे ये नहीं लिखा था कि वो एक क्रूर राजा था और उसने भाइयों को मार डाला था, बल्कि ये लिखा था कि वो काफ़ी अच्छा राजा था, उसने स्लेवरी हटाई थी, उसने सबको इक्वल दर्जा दिया था। और अंत में सू जो चाहती थी वही हुआ। वो चाहती थी कि वांगसो को एक अच्छे राजा के तौर पे याद रखा जाए, बल्कि वो राजा नहीं जिसने अपने भाइयों की जान ली थी और अंत में उसने वांगसो की मदद कर ही दी थी। सू फिर आखिरी पेंटिंग के पास जाती है जहाँ वांगसो अकेला खड़ा होता है और सू उस पेंटिंग को देख के काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के आ गई। फिर हमें वांगसो के टाइम दिखाया जाता है और वहाँ पे थर्ड प्रिंस बेका उसे आके कहता है कि एथ प्रिंस भी नहीं रहा और अभी कोई भी नहीं बचा है मिलने के लिए, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है और ये कह के वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ वांगसो ही अकेला महल में रह जाता है। फिर हमें सू और वांगसो का आखिरी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो दोनों साथ थे और काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वांगसो कहता है कि किंग तेजो ने उससे कहा था कि लाइफ काफ़ी ज़्यादा छोटी है और इसमें खुशियों के पल काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और दुख ज़्यादा। लेकिन वांगसो कहता है कि हम दोनों एक साथ हैं और हमें किसी चीज़ का दुख नहीं है, शायद किंग तेजो गलत थे, हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं। इस पर सू कुछ कहती नहीं है, इस पर वांगसो उससे कहता है कि मुझे तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे कहीं दूर छोड़ के जाने वाली हो। इस पर सू कहती है कि महल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है, उसे हर एक कदम सोच समझ के लेना पड़ता है। तो वांगसो उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी ऐसा महसूस करती है, अभी तो वो राजा बन चुका है। इस पर सू कहती है कि अगर शायद हम किसी दूसरे वर्ल्ड में या किसी दूसरे टाइम में मिलते तो हमें ये सब सफ़र नहीं करना पड़ता, हम एक दूसरे के साथ खुश रह पाते और मैं तुम्हें जी भर के प्यार कर पाती। फिर फ्लैशबैक से स्टोरी वहीं वांगसो के टाइम पे आ जाती है और वांगसो जिमोंग की वही बातें याद कर रहा होता है कि सू इस वर्ल्ड की नहीं थी और वो कहता है कि अगर सू इस वर्ल्ड की नहीं थी लेकिन वो फिर भी उसे ढूंढ के रहेगा एक ना एक दिन और सू उसी की है। और इसी के साथ मून लवर सीरीज़ का यहीं एंड हो जाता है। वैसे इस सीरीज़ की एक और एंडिंग भी थी जिसमें सू वांगसो को याद करके 21वीं सेंचुरी में रो रही होती है और कोई पीछे से आके उसे एक रुमाल देता है और वो शायद वांगसो ही था 21वीं सेंचुरी में। लेकिन ये एंडिंग हमें दिखाई नहीं गई और हमें ये वाली एंडिंग दी गई और हमें फर्स्ट वाली एंडिंग दी गई और इसी क्लिफ हैंगर के साथ स्टोरी को एंड किया गया जिसमें सू और वांगसो एक दूसरे को नहीं मिलते, लेकिन दूसरी एंडिंग में सू और वांगसो एक दूसरे को मिलते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट एंडिंग को माना जाए तो मून लवर सीरीज़ का पार्ट 2 भी आ सकता है, लेकिन ये सीरीज़ 2016 को रिलीज़ हुई थी और अभी 2021 हो चुका है और इस सीरीज़ को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके सीज़न 2 की अभी भी कोई भी खबर नहीं आई है और शायद ही इसका सीज़न 2 बनेगा। लेकिन एज ए मून लवर्स फैन हम यही चाहेंगे कि सू और वांगसो एट लास्ट मिल जाएं और हम सीज़न 2 का वेट ही कर सकते हैं। और अंत में मैं इस सीरीज़ का एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। तो इस ड्रामा में किसी का प्यार भी पूरा नहीं हुआ, कोई भी एक दूसरे को पा नहीं पाया और अंत में बस वांगसो और थर्ड प्रिंस बेका बचा और बेका भी महल को छोड़ के चला गया। तो अंत में रह गया बस वांगसो जो राजा तो बन गया लेकिन उसकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं रहा। और मुझे तो ये सीरीज़ लेकिन काफ़ी अच्छी लगी, चाहे इसकी एंडिंग सैड क्यों ना हो, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि काफ़ी अच्छी थी और ये ड्रामा आपको किसी भी पॉइंट में बोर नहीं करता और हमें हर एपिसोड में कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर मिलती है। और मैं नई सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन जल्दी शुरू करूँगी और वोटिंग पोल के रिजल्ट के आ जाने के बाद मैं जल्दी ही नेक्स्ट सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन भी शुरू कर दूँगी। और मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन ये सीरीज़ का लास्ट एपिसोड था इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती थी। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों को मेरी वीडियो पहुँचे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है और आपकी मेहनत को कोई अप्रिशिएट करे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलूँगी नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए सिया।